Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start our new chapter, that is chapter 9 SQL. In previous videos we already did chapter number 8, that is DBMS. DBMS के बारे में हमने समझा था, उसमें हमने रिलेशनल डेटाबेस भी समझा था। आज हम समझते हैं कि SQL क्या है। इस चैप्टर में हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद SQL क्या होती है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे SQL में, और SQL फॉर डेटा डेफिनेशन क्या है, SQL फॉर डेटा मैनिपुलेशन क्या है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए कौन सी क्वेरी लिखेंगे, डेफिनेशन के लिए कौन सी क्वेरी है, अपडेशन के लिए कौन सी क्वेरी, ये सब हम करेंगे। SQL में कौन कौन से फंक्शन हैं, ग्रुप बाय क्लोज क्या है, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं रिलेशन पर, एंड टू रिलेशंस को कैसे हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। सो जितना होता है देखते हैं इस वीडियो में कितना कंप्लीट हो सकता है। फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, एंड इट्स पर्पज इन द प्रीवियस चैप्टर। देर आर मैनी RDBMS, बहुत सारे RDBMS सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि MySQL हो गया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, PostgreSQL हो गया, Oracle हो गया, दैट अलाउ अस टू क्रिएट आर डाटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ अ रिलेशन। These RDBMS also allows us to store, retrieve, manipulate। ये जितने भी RDBMS है ये हमें क्या अलाउ करते हैं कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं, डेटा को बाद में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, और किसकी हेल्प से, क्वेरी लिखकर आप उसमें ये सब कर सकते हो। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट और मैनिपुलेट एंड क्वेरी डेटाबेस, कैसे हम क्वेरी करेंगे डेटाबेस में यूजिंग MySQL में। तो सबसे पहले हम SQL को समझते हैं। SQL की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वन हैज़ टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा इन केस ऑफ अ फाइल सिस्टम। अगर फाइल सिस्टम से हमें डेटा को एक्सेस करना है तो हमें क्या लिखना होगा, उसके लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना होगा। हाउएवर फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देयर आर स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक स्पेशल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं हम, वो कौन सी लैंग्वेज होती है, क्वेरी लैंग्वेज। अगर डेटाबेस के साथ हमें बात करनी है तो हमें उसी की लैंग्वेज में उससे बातें करनी होगी। डेटाबेस की लैंग्वेज क्या होती है, डेटाबेस की लैंग्वेज होती है क्वेरी लैंग्वेज, और इस क्वेरी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। डेटाबेस से हमें जब भी एक्सेस करना हो तो हमें क्वेरी लैंग्वेज ही लिखनी है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है ये, एंड यूज बाय मेजर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ज़्यादातर सभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में यही क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो MySQL हो, चाहे वो Oracle हो, SQL सर्वर हो। SQL इज़ ईजी टू लर्न एज द स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। क्योंकि SQL देखो वो ईजी है, क्योंकि ये इंग्लिश की तरह ही लिखी जाती है, जैसे आप इंग्लिश में वर्ड्स लिखते हो सेम वैसे ही ईजिली एनी वन कैन राइट दिस क्वेरी लैंग्वेज, एंड आर नॉट केस सेंसिटिव भी नहीं है। वी कैन राइट एंड इंटरेक्ट विद द डाटाबेस यूजिंग SQL ईजिली। SQL की मदद से हम इजिली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है SQL के, वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। हमें ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हम डेटाबेस से कैसे डेटा प्राप्त करेंगे। रादर वी सिंपली स्पेसिफाइड व्हाट इज टू बी रिट्रीव। सिर्फ हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि हमें क्या रिट्रीव करना है। SQL डज द रेस्ट, बाकी का जो काम है वो SQL अपने आप देख लेता है। तो हमें सिर्फ सिंपली ये स्पेसिफाई करना है कि हमें क्या रिट्रीव करना है, बाकी वो रिट्रीव करके आपको दे देगा। ऑल्दो कॉल्ड अ क्वेरी लैंग्वेज, SQL कैन डू मच मोर। भले ही उसको क्वेरी लैंग्वेज बोल रहे हैं सिर्फ, लेकिन इसके अलावा वो बहुत सारे काम करता है साथ में। बिसाइड क्वेरिंग SQL प्रोवाइड स्टेटमेंट्स फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए भी स्टेटमेंट देता है ये। क्वेरी के साथ साथ ये डिफाइन करने के लिए भी स्ट्रक्चर देगा, मैनिपुलेशन के लिए भी देगा, डेटा में कोई भी मैनिपुलेशन करना है उसके लिए भी ये देगा आपको स्टेटमेंट, एंड डिक्लेयरिंग कंस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए भी स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा फ्रॉम डेटाबेस इन वेरियस वेज डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। यानी कि हर चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है SQL, हर चीज़ में हमारी हेल्प करेगा। क्वेरी के साथ साथ ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने में भी, यानी कि कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, एंड कंस्टेंट के लिए भी ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। कोई भी कंस्टेंट हमें अप्लाई करना हो तो वो कंस्टेंट भी हम स्टेटमेंट्स की मदद से कर सकते हैं SQL में। सो SQL हमारी लगभग सारी ही रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। इन दिस चैप्टर वी विल यूज द स्टूडेंट अटेंडेंस डिस्कस इन द चैप्टर। जो हमने चैप्टर 8 में स्टूडेंट और अटेंडेंस और गार्जियन की 3 आई थी, उनको हम यूज भी करेंगे इस चैप्टर में, एंड क्रिएट अ डाटाबेस, एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू पॉपुलेट databases with data, manipulate data, and retrieve data from database through SQL query.
हम ये भी समझेंगे इसमें कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है कि आप MySQL को कैसे इंस्टॉल करेंगे। MySQL क्या है? एक ओपन सोर्स RDBMS सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है? इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, विच कैन बी ईजिली डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी है DEV mysql.com downloads. After installing MySQL, start MySQL service. The appearance of MySQL prompt 9 पॉइंट फिगर में दिया हुआ है 9.1 में, मीन्स दैट MySQL इज रेडी टू एक्सेप्ट SQL स्टेटमेंट। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार, तो इसका जो प्रॉम्प्ट होता है ये आपकी क्वेरी लेने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये रेडी है क्वेरी एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ आप क्वेरी लिखेंगे, ये MySQL का प्रॉम्प्ट खुला हुआ है। ये जो ग्रेटर देन का सिंबल होता है इसको प्रॉम्प्ट भी बोला जाता है। इसके बाद SQL के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग SQL। जब भी हम SQL को यूज़ करेंगे तो उस टाइम आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला क्या, SQL के इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि कैपिटल और स्मॉल में आप कैसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल द कॉलम नेम सैलरी और सैलरी आर द सेम फॉर SQL। दोनों ही सेम है, आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, दोनों सेम ही ट्रीट होंगे। ऑलवेज एंड SQL स्टेटमेंट्स विद सेमीकोलन। हमेशा ध्यान रखना है SQL की जो स्टेटमेंट्स हैं वो किससे एंड होंगी? सेमीकोलन से। आपको हर एक स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करना है, लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। थर्ड पॉइंट क्या रखना है माइंड में आपको? टू एंटर मल्टीपल SQL स्टेटमेंट्स वी डोंट राइट सेमीकोलन आफ्टर द फर्स्ट लाइन, वी प्रेस द एंटर की टू कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लाइन। अगर हमें मल्टी लाइन SQL स्टेटमेंट्स लिखनी है तो हम क्या करेंगे, मतलब एक लाइन में हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे विदाउट एंडिंग विद सेमीकोलन। यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि हमारी स्टेटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो नेक्स्ट लाइन में भी लिखेंगे। मान लो 4 लाइन की हमारी स्टेटमेंट है तो हम 4 लाइन लिखने के बाद जब हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तब हम सेमीकोलन देंगे। सो आफ्टर द लास्ट लाइन पुट सेमीकोलन एंड देन प्रेस एंटर। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, तीनों पॉइंट, पहला केस इनसेंसिटिव है, सेमीकोलन ऐड करना है। अगर स्टेटमेंट ज़्यादा लाइंस में आ रही है तो लास्ट लाइन में ही सेमीकोलन आएगा सिर्फ। डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट क्या क्या होते हैं MySQL में? वी नो दैट अ डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर रिलेशंस और ईच रिलेशन इज मेड अप ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये तो हमें पता ही है, डेटाबेस में एक ही टेबल से डेटाबेस नहीं बनता है। डेटाबेस में मल्टीपल रिलेशन हो सकती हैं। रिलेशन किसको बोलते हैं? टेबल को। तो मल्टीपल रिलेशंस होती हैं एक सिंगल डाटाबेस में। मान लो मैंने स्कूल के लिए डेटाबेस क्रिएट किया, तो स्कूल में क्या है, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सबके लिए मैं टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। सबका रिकॉर्ड मेंटेन भी करना होता है। तो मैं एक टीचर रिलेशन बना रही हूँ, दूसरी मैं स्टूडेंट के लिए एक रिलेशन बना रही हूँ। तो मल्टीपल रिलेशन होते हैं डेटाबेस में। इसके बाद और क्या दिया हुआ है इसमें? ईच एट्रीब्यूट, ये बताया है ईच रिलेशन, हर एक रिलेशन किससे मिलकर बनी है, यानी कि डाटाबेस तो रिलेशन से मिलकर बना है, हर एक रिलेशन किससे बनी है? मेडअप ऑफ एट्रीब्यूट्स, कॉलम से बना हुआ है। एंड ईच एट्रीब्यूट हैज़ अ डेटा टाइप, हर एक एट्रीब्यूट का एक डेटा टाइप होता है। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट फॉर ईच एट्रीब्यूट, हर एक कॉलम के लिए हम कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर सकते हैं कि किस कॉलम में क्या कंस्ट्रेंट लगाना, क्या रेस्ट्रिक्शन लगानी। लाइक मुझे फ़ोन नंबर का एक एट्रीब्यूट है, मेरा कॉलम है, मैं उसमें चाहती हूँ 10 डिजिट से ज़्यादा कोई एंटर ना कर पाए, तो ये कंस्ट्रेंट हो गया है। मेरा मार्क्स का है, सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, 100 मार्क्स से ज़्यादा कोई भी एंटर ना कर पाए, वो भी एक कंस्ट्रेंट है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो डिफरेंट कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर सकते हैं डेटाबेस पर। उसके बाद हम समझते हैं डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट क्या है। ये अभी एक टर्म आई थी कि एट्रीब्यूट का डेटा टाइप, हर एक एट्रीब्यूट का एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, कि किस एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यू मैं इंसर्ट कर सकती हूँ, किस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू मैं इंसर्ट कर सकती हूँ। इट ऑल्सो डिसाइड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा ऑफ दैट एट्रीब्यूट। यही डिसाइड करता है, डेटा टाइप ही डिसाइड करता है कि कौन से ऑपरेशन मैं इस पर अप्लाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन न्यूमेरिक डेटा, क्योंकि हमें पता है अगर हमारा डेटा न्यूमेरिक डेटा टाइप है तो हम किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस पर? न्यूमेरिक डेटा, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं न्यूमेरिक पर, बट नॉट ऑन करेक्टर डेटा। मान लो हमारे स्ट्रिंग टाइप डेटा या करेक्टर डेटा टाइप है तो वहाँ पर हम उस केस में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कॉमनली यूज डेटा टाइप इन MySQL आर, जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप है? फर्स्ट है न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेट एंड टाइम स्ट्रिंग, ये है कुछ टेबल्स में भी गिवन है और इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है साथ में। सो देखते हैं। पहला डेटा टाइप क्या है? कैर और ब्रैकेट में एन लिखा हुआ है। इट स्पेसिफाई द करेक्टर डेटा टाइप ऑफ लेंथ एन वेयर एन
कुड बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। मैक्सिमम करेक्टर कितने हो सकते हैं? 255, 0 से लेकर 255 तक ये इसकी रेंज होती है। कैर इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ मीन्स डिक्लेयरिंग कैर 10 इम्प्लाइज टू रिजर्व स्पेसिस फॉर 10 करेक्टर। मैक्सिमम 10 करेक्टर ही इसमें आ सकते हैं। अगर मैंने ये दे दिया कैर और ब्रैकेट में 10, तो मैक्सिमम 10 करेक्टर ही आप वहाँ पर डाल सकते हैं। मान लो मैंने नेम का एक कॉलम लिया और नेम में मैंने ये टाइप दे दिया कैर ब्रैकेट में 10, तो मैक्सिमम आप 10 करेक्टर का ही नाम ले सकते हैं उस केस में। अगर 10 के 10 करेक्टर्स फिल नहीं होते हैं, मान लो मैंने एक वैल्यू एंटर की सिटी, सिटी में 4 ही करेक्टर हैं, 4 ही करेक्टर हैं CITY, 4 ही करेक्टर। तो जो रिमेनिंग स्पेस होंगे वो राइट साइड में होंगे हमारे रिमेनिंग स्पेस, उनमें स्पेस फिल कर दिया जाएगा 6 करेक्टर्स में, 6 करेक्टर में हमारा स्पेस फिल होगा। नेक्स्ट वेरकर सेकंड डेटा टाइप है। इट स्पेसिफाई करेक्टर टाइप डेटा ऑफ लेंथ वेयर एंड कुड बी ऑफ एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 65535। ये इसकी रेंज है। वेरकर की क्या रेंज होगी? 0 से लेकर 65,535 इसकी रेंज रहेगी। एंड वेरकर इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। जैसे कि कैर था, जो रिमेनिंग स्पेस था उनमें स्पेस वो फिल कर रहा था, यानी कि 10 के 10 वो स्पेस रिजर्व कर रहा था। बट इन द केस ऑफ वेरकर जो स्पेसिस हमारे बच जाएंगे वो ये रिजर्व नहीं रखेगा, उनको किसी अदर पर्पज के लिए ब्लैंक छोड़ देगा। सो वेरिएबल लेंथ है, यहाँ पर कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। अगर मैंने 30 करेक्टर दे दिया है मीन्स मैक्सिमम 30 करेक्टर आप ले सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। अगर कम आपको करने हैं तो कम भी आप उसमें कर सकते हैं। जो रिमेनिंग होंगे वो किसी और पर्पज के लिए एलोकेट कर दिए जाएंगे। सो सिटी अगर हम यहाँ पे स्टोर करते हैं वेरकर में, तो उस केस में क्या होगा? इट विल ऑक्यूपाई स्पेस नीडेड टू स्टोर 4 करेक्टर्स ओनली 4 करेक्टर का स्पेस ये एलोकेट करेगा इसको। नेक्स्ट है इंटीजर के लिए। मान लो हमें डिजिट्स को स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगी? इंटीजर वैल्यू लूँगी एंड ईच इंट वैल्यू ऑक्यूपाइज 4 बाइट। हर एक इंटीजर कितनी बाइट लेगा? 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब क्या है? 2 raised to power 4, 2 raised to power 4 इंटू में 8। ये इतना स्पेस रिजर्व करेगी, यानी कि ये देखिए 0 से लेके, और ये इसकी रेंज है, बहुत ज़्यादा रेंज है इंटीजर की। फॉर वैल्यू लार्जर देन दैट वी हैव टू यूज़ बिग इंट। अगर इससे भी कोई बड़ा नंबर है और वो हमें स्टोर करना है तो हम उसके लिए बिग इंट भी ले सकते हैं, विच ऑक्यूपाइज 8 बाइट्स, जो 8 बाइट्स को स्टोर करता है, यानी कि 2 raised to power 8 इंटू 8 इतना स्पेस होगा 0 से लेके ये 2 raised to power 64 और 2 raised to power 32 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोट। अगर मुझे डेसिमल पॉइंट्स वैल्यूज़ को स्टोर करना है देन आई कैन चूज़ फ्लोट डेटा टाइप। इसकी जो रेंज होती है वो 0 to सेम रेंज रहेगी और 4 बाइट ही ले रहा है, क्योंकि ये 4 बाइट ही ऑक्यूपाई कर रहा है। नेक्स्ट है डेटा टाइप डेट अगर हमें इंसर्ट करानी है ईयर, मंथ और डे फॉर्मेट में, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ईयर इज़ द 4 digit ईयर, MM इज़ द 2 digit मंथ एंड DD इज़ द 2 digit डेट। यहाँ पर द स्पॉटेड रेंज क्या होगी इसमें? 1000 से लेकर, ईयर में 1000 से लेकर और 9999 तक ये फिल हो सकता है, और मंथ की 1 से लेकर 12 तक, डेट की 1 से लेकर 31 तक ये रेंज होती है इसकी। इसके बाद हम समझते हैं डेटा टाइप्स के बाद हम कंस्ट्रेंट्स को समझते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है? दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द डेटा वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। Table 9.2 lists some of the commonly used constraint in SQL and they are used to ensure करेक्टनेस ऑफ डेटा, कि हम ये इंश्योर करता है कि आप जो भी डेटा यूज़ कर रहे हो वो करेक्ट हो। हाउ एवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू डिफाइन कंस्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि आप डेटा पर कंस्टेंट लगाएं ही, कोई कंपल्सन नहीं है। आपको अगर नीड हो तो आप अप्लाई करो, अदरवाइज यू कैन लीव इट। ये टेबल दी हुई है, कुछ कंस्टेंट यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं। पहला कंस्टेंट है नॉट नल। नॉट नल क्या करता है? इट एंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, कि कोई कॉलम में नल वैल्यू नहीं छोड़ सकता। कोई ऐसा कॉलम हमने स्पेसिफाई किया हुआ है जिसकी वैल्यू हम नल नहीं छुड़वा सकते, तो वहाँ पर नॉट नल कंस्टेंट हम दे देंगे। जब तक यूज़र उसकी वैल्यू नहीं देगा कोई भी रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। यूनिक कंस्टेंट क्या होता है? ये इंश्योर करता है कि जितनी भी वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में वो यूनिक होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट क्या करता है? अगर कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की आप वैल्यू पहले से डिफ़ॉल्ट में डालना चाहते हो कि अगर कोई यूज़र इसकी वैल्यू ना डाले तो इतनी चली जाए, कोई फिक्स वैल्यू आप रखना चाहते हो तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहलाती है। लाइक मुझे पाई की वैल्यू पता है 3.14 होती है, तो मैं वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट में ये वैल्यू डाल सकती हूँ। प्राइमरी की क्या होती है?
द कॉलम विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो और रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में लगा सकती हूँ, किसी भी एट्रीब्यूट को जो यूनिक हो मैं उसको प्राइमरी की डाल सकती हूँ कि ये प्राइमरी की है मेरा। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है? द कॉलम विच रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट डिफाइंड एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। कोई भी कॉलम जो किसी और वैल्यू को रेफर कर रहा है, तो जो जिस वैल्यू को वो रेफर कर रहा है वो प्राइमरी की होना चाहिए, ये इंश्योर करता है ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट। उसके बाद है एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशन। हम डेटा को यानी कि डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए क्या क्वेरी लिखेंगे ये समझेंगे इसमें। इन ऑर्डर टू एबल टू स्टोर डेटा वी नीड टू फर्स्ट डिफाइन रिलेशन स्कीमा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस टेबल को डिफाइन करना होगा। एंड डिफाइनिंग अ स्कीमा इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ रिलेशन एंड गिविंग नेम टू अ रिलेशन, आइडेंटिफाइंग द एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन एंड deciding upon data type for each attribute and also specify the constraint as per the requirement. So कोई भी स्कीमा आप आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशन का, उसमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना होगा आपको। कोई भी स्कीमा आप क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करने हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट लेने हैं, यानी कि कितने कॉलम रखने हैं आपको। साथ में आपको कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना है वहाँ पर, और डेटा टाइप उन सभी कॉलम्स का या उन सभी एट्रीब्यूट का डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होगा आपको। समटाइम वी मे रिक्वायर टू मेक चेंजेस टू द रिलेशन स्कीमा। हमें बाद में ये भी लग सकता है कि एक और कॉलम आना चाहिए था। सो एसक्यूएल अलाउ करता है हमें टू राइट स्टेटमेंट फॉर डिफाइन करने के लिए भी स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। बाद में कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई कॉलम ऐड करना हो, कोई कॉलम डिलीट करना हो, उसके लिए भी ये क्वेरी प्रोवाइड करता है। अगर हमें लगता है कि ये डेटाबेस मुझे डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आप पूरे स्कीमा को भी डिलीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ DDL कमांड्स, हम इनको बोलते हैं। तो ये जितनी भी क्वेरी लिखी जाएंगी डेटा को डिफाइन करने के लिए, इनको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL। DDL एक मूवी को भी बोलते थे, वो मूवी नहीं है, यहाँ पर क्या है, डेटा को डिफाइन करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी DDL। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द डेटा आर स्टोर्ड इन रिलेशन आर और टेबल्स इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म में या फिर रिलेशन आप बोल सकते हो उनकी फॉर्म में होता है, यानी कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। वी कैन से दैट अ डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। द क्रिएट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम कौन सी क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट क्वेरी। एंड इट्स टेबल्स और रिलेशन, टेबल्स क्रिएट करने के लिए भी हम क्रिएट क्वेरी का यूज करेंगे। बिफोर क्रिएटिंग अ डाटाबेस वी शुड बी क्लियर अबाउट द नंबर ऑफ टेबल्स। डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हमें पहले ही ये क्लियर कर लेना है कि कितनी हम उसमें टेबल यूज़ करेंगे। इन ईच टेबल अलोंग विद, और ये भी आप पहले ही स्पेसिफाई कर ले कि कितने कॉलम्स होंगे हर एक टेबल में, विद द डेटा बेस, विद द डेटा टाइप। हर एक कॉलम का या हर एक एट्रीब्यूट में किस टाइप की डेटा आप डालना चाहते हो हर एक कॉलम में, और क्या कंस्ट्रेंट आप अप्लाई करना चाहते हो, हर एक चीज़ें आप पहले ही स्पेसिफाई कर लेंगे। अब इसका सिंटैक्स हम देखते हैं, क्रिएट डेटाबेस का सिंटैक्स क्या है। So to create database we use the create database query या statement as shown in the following syntax। ये इसका सिंटैक्स है। पहले हमें create कीवर्ड लिखना है, फिर हमें database कीवर्ड लिखना है, उसके बाद database का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ये database नाम आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप स्कूल के लिए database बना रहे हो तो यहाँ स्कूल नाम दे सकते हो, किसी एम्प्लॉय का database बना रहे हो तो एम्प्लॉय नाम दे सकते हो, किसी कंपनी का बना रहे हो Oracle या एप्पल, किसी भी कंपनी का बना रहे हो तो एप्पल नाम दे देंगे। टू क्रिएट अ डाटाबेस कॉल्ड स्टूडेंट अटेंडेंस। लेट्स से मुझे एक डाटाबेस क्रिएट करना है, किस नाम का, स्टूडेंट अटेंडेंस नाम का एक डाटाबेस क्रिएट करना है। वी विल टाइप द फॉलोइंग कमांड। हम इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, इसके लिए ये कमांड लिखी जाएगी, ये ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा MySQL। हमें क्या लिखना है, क्रिएट कीवर्ड लिखा, फिर डाटाबेस, उसके बाद स्टूडेंट अटेंडेंस, ये डाटाबेस का नाम लिख दिया, और लास्ट में एंड किससे करना है, कोई भी क्वेरी आप लिखेंगे सेमीकोलन से एंड करेंगे आप। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे लिखा हुआ आएगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, और ये लिखा हुआ आएगा। इन लिनक्स एनवायरनमेंट नेम्स फॉर डाटाबेस एंड टेबल्स आर केस सेंसिटिव। अगर हम यही क्वेरीज लिनक्स एनवायरनमेंट में लिखते हैं, ये तो हमने MySQL में लिखी है तो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन अगर लिनक्स में हम लिखते हैं तो ये केस सेंसिटिव होती हैं। वेयर एज इन विंडोज देर इज नो सच डिफ्रेंसिएशन। अगर हम विंडोज़ में लिखते हैं तो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ डिफरेंट होती है ये। हाउएवर एज गुड प्रैक्टिस इट इज़ सजेस्टेड टू राइट डाटाबेस और टेबल नेम इन द सेम लेटर केसेस। वैसे नॉर्मली यही बोला जाता है कि जो टेबल नेम या जो डाटाबेस नेम आपने क्रिएट करते टाइम यूज़ किया था वही आप एज इट इज़ यूज़ करें। कैपिटल में तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल।
सो क्रिएशन के टाइम आपने जो भी नाम लिया था वही यूज़ करेंगे हम। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस या DBMS कैन मैनेज मल्टीपल डाटाबेसेस ऑन वन कंप्यूटर। मल्टीपल डाटाबेस को वो हैंडल कर सकता है। देयरफॉर वी नीड टू सेलेक्ट द डाटाबेस दैट वी वांट टू यूज़। जिस डेटाबेस को हमें यूज़ करना है वो स्पेसिफाई करना होगा हमें। टू नो द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस वी यूज़ द स्टेटमेंट शो डाटाबेसेस। मान लो हमें पता नहीं है कौन कौन से डेटाबेस हमारे कंप्यूटर में एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, उसके लिए भी मैं क्वेरी लिख सकती हूँ, शो डाटाबेसेस। फ्रॉम द लिस्टेड डाटाबेसेस वी कैन सेलेक्ट डाटाबेस टू बी यूज। जितने भी डाटाबेस दिए हुए हैं उनमें से जो भी आपको यूज़ करना है उसको उनमें से सेलेक्ट करो। वंस द डाटाबेस इज सेलेक्टेड वी कैन प्रोसीड विद क्रिएटिंग टेबल्स। जैसे ही हमने डाटाबेस सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, टेबल्स। उसके लिए क्वेरी लिखेंगे, इन ऑर्डर टू यूज़ द स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें कौन सी क्वेरी लिखनी है, ये क्वेरी लिखनी है। सबसे पहले आप क्या देंगे, यूज़ कीवर्ड यूज़ करेंगे। जैसे हमने क्रिएट के लिए क्रिएट कीवर्ड लिखा था, यूज़ करने के लिए हम यूज़ कीवर्ड लिखेंगे और डाटाबेस का नाम लिखेंगे, देन सेमीकोलन। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे डाटाबेस चेंज्ड लिखा हुआ आएगा। इनिशियली द क्रिएटेड डाटाबेस इज एम्प्टी, इट कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग शो टेबल्स स्टेटमेंट। हम शो टेबल, अब मान लो हमने इनिशियली ये क्रिएट किया है, तो जैसे ही हम शो टेबल करेंगे तो टेबल अभी क्रिएट नहीं हुई है, लिखा हुआ आएगा एम्प्टी सेट, कोई टेबल नहीं है अभी, ये एम्प्टी है बिल्कुल। सो अब समझते हैं हम टेबल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने से पहले हम इसके सिंटैक्स को समझते हैं कि सिंटैक्स क्या है टेबल क्रिएट करने का। सबसे पहले हमें क्रिएट टेबल लिखना है। जैसे हम क्रिएट डेटाबेस लिख रहे थे ऐसे क्रिएट टेबल हमें देना है, और फिर टेबल का नाम, और फिर पैरेंथेसिस का आपको यूज़ करना है। देन एट्रीब्यूट नेम 1, यानी कि कॉलम, पहला कॉलम आप किस चीज़ का रखना चाहते हो अपने टेबल में, उस कॉलम की हेडिंग। फिर उस कॉलम में आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, वो डेटा टाइप, मान लो इंटीजर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे दे दोगे इंट, फ्लोट चाहते हो तो फ्लोट, कंस्टेंट आप जो अप्लाई करना चाहते हो, मान लो आप रोल नंबर को प्राइमरी की रखना चाहते हो या नॉट नल रखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दोगे नॉट नल या फिर प्राइमरी की, जो भी आप कंस्टेंट अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसे करते हुए आप सारे कॉलम्स की हेडिंग देंगे, डेटा टाइप देंगे और कंस्टेंट देंगे। अगर कंस्टेंट छोड़ना है तो आप ये छोड़ भी सकते हैं कंस्टेंट, और लास्ट में आप पैरेंथेसिस को क्लोज करोगे जब लास्ट कॉलम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद सेमी कोलन लास्ट में आएगा बिल्कुल। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। जब भी हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें ये पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल डिफाइंस द डिग्री ऑफ द रिलेशन विच इज डिनोटेड बाय n। कि नंबर ऑफ कॉलम्स किसी भी टेबल में कितने हैं ये डिफाइन करता है डिग्री को, डिग्री बताता है ये रिलेशन की। सेकेंड थिंग, एट्रीब्यूट नेम स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कॉलम्स। जो एट्रीब्यूट के नेम है वो किसको स्पेसिफाई करेंगे, कॉलम के हेडिंग को। डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई करेगा कि किस टाइप का डेटा हम किसी एट्रीब्यूट में स्टोर करने वाले हैं। एंड कंस्टेंट क्या इंडिकेट्स करते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन, आप कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाहते हो वो रेस्ट्रिक्शन आप कंस्टेंट में दे सकते हैं। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई डेटा टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल स्टूडेंट अलॉन्ग विद देयर कंस्टेंट इफ एनी। हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं, एज्यूमिंग मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ क्लास टू बी 100 एंड वैल्यूज 0-1 रोल नंबर इन अ सीक्वेंस फ्रॉम वैल्यूज ऑफ रोल नंबर, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 से लेके 100 तक। वी नो दैट 3 डिजिट आर सफिशिएंट टू स्टोर वैल्यूज फॉर द एट्रीब्यूट। पहला कॉलम रोल नंबर के लिए हम बनाना चाहते हैं। रोल नंबर हमने लिए कि टोटल स्टूडेंट 100 तक हैं, तो 1 से लेके 100 तक वैल्यू जाएगी। मैक्सिमम कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पर, 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट हो रही है। Hence data type int is appropriate for this attribute. Total number of characters in a student name can differ. स्टूडेंट नेम जो है वो डिफरेंट हो सकता है। हम मान के चलते हैं मैक्सिमम 20 करेक्टर किसी भी नेम में आ रहे हैं, तो हम क्या दे देंगे, varchar 20 दे देंगे नेम एस नेम का टाइप। डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट एज डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हम ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। एज डेट ऑफ बर्थ इज डेट टाइप, तो यहाँ पे डेट हमें देनी होगी, तो इसका हम टाइप ले लेंगे डेट। सपोजिंग द स्कूल यूजेज गार्जियंस 12 डिजिट आधार नंबर एज GUID। अगर 12 डिजिट का है वी कैन डिक्लेयर GUID एज char 12, तो मैक्सिमम 12 करेक्टर ही ले गए। सिंस आधार नंबर इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसलिए हमने क्या लिया है, क्योंकि आधार कार्ड के साथ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कुछ करने वाले हैं नहीं, इसलिए हमने उसको char टाइप दे दिया है क्योंकि वो फिक्स रहेगी। Table 9.3, 9.4 and 9.5 shows the chosen data type and constraint for each attribute of the relation student। हर एक कंस्ट्रेंट और एट्रीब्यूट डिफाइन किया गया है इन टेबल्स में स्टूडेंट के। देखिए सबसे पहले जो टेबल दी है वो कौन सी है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के अकॉर्डिंग
यहाँ पर सब कुछ स्पेसिफाई किया गया है। एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, डेटा किस टाइप का होगा, डेटा टाइप हम इसके अकॉर्डिंग कौन सा लेंगे, और कंस्ट्रेंट क्या होंगे। तो पहले जो टेबल है हमारी, उसमें रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ और GUID 4 एट्रीब्यूट हैं। रोल नंबर क्या किस टाइप की वैल्यू लेगा, न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 3 डिजिट्स, इसके लिए हम इंट लेंगे। और प्राइमरी की इसको हम बनाने वाले हैं तो हमने कंस्ट्रेंट दे दिया प्राइमरी की। एस नेम वेरिएंट लेंथ होगी, स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम 20 करेक्टर्स, वेरिएबल लेंथ हम रखने वाले हैं तो वैरकर 20 हमने दिया, और नॉट नल इसका कंस्ट्रेंट दे दिया, यानी कि ये भी हमें नल नहीं छुड़वाना है। स्टूडेंट नेम सभी को इंसर्ट करना है तो हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट भी इसमें अप्लाई कर दिया। एस डेट ऑफ बर्थ में क्या होगी, डेट वैल्यू होगी, डेट टाइप की वैल्यू होगी, इसलिए हमने इसको डेटा टाइप क्या दिया, डेट, और ये भी नॉट नल होना चाहिए। GUID क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ 12 डिजिट। GUID में क्या होंगी, 12 डिजिट हम स्टोर करने वाले हैं। तो डेटा टाइप क्या होगा इसका, कैर 12 होगा, और इसको हम दे देंगे फॉरेन की, क्योंकि ये अदर टेबल में भी हम यूज़ करने वाले हैं, तो GUID को हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट दे रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट एक और टेबल दी हुई है गार्जियन की। गार्जियन में क्या करेंगे, हम GUID को प्राइमरी की डिक्लेयर करने वाले हैं, और मैक्सिमम 12 करेक्टर होंगे तो इसको प्राइमरी की बना दिया हमने। जी नेम क्या है, वेरिएंट लेंथ होगी इसकी, इसको 20 करेक्टर का दे दिया, नॉट नल कर दिया। जी फ़ोन नंबर 10 करेक्टर्स का है तो 10 दे दिया, और नल यूनिक कर दिया, इसको यूनिक नंबर होना चाहिए। जी एड्रेस क्या है, 30 करेक्टर मैक्सिमम, तो वैरकर 30 दे दिया। इस तरीके से हमने हर एक डेटा टाइप यहाँ पर दे दिए हैं। ऐसे इसमें अटेंडेंस डेट डेट टाइप का होगा, रोल नंबर इंट टाइप का होगा, अटेंडेंस स्टेटस कैर एक ही करेक्टर में होगा, या तो प्रेजेंट या एब्सेंट, तो हमने 1 दिया यहाँ पर, नॉट नल कर दिया। वंस डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट्स are identified, let us create table without specifying constraints along with the attribute name for simplification। वो टेबल जो थी उससे हमारी टेबल क्रिएट नहीं होगी। टेबल क्रिएट कैसे होगी, टेबल क्रिएट तभी होगी जब हम ये क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट की क्वेरी हम लिखेंगे। तो क्वेरी में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले कीवर्ड क्रिएट लिखना है, देन टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। पहली टेबल हम क्रिएट करने वाले, कौन कौन से कॉलम थे, रोल नंबर था, डेटा टाइप क्या लेने वाले थे, इंट, तो हमने इंट दे दिया। एस नेम क्या है, वैरकर 20 मैक्सिमम 20 करेक्टर। एस डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का। GUID कैर 12 करेक्टर्स का। प्राइमरी की किसको बनाया है, रोल नंबर को, तो हमने लिख दिया यहाँ प्राइमरी ब्रैकेट में रोल नंबर, और लास्ट में हमने क्या दे दिया, सेमीकोलन। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, ओके क्वेरी ओके लिखा हुआ आएगा, 0 रोज अफेक्टेड 0.91 सेकेंड ये लिखा हुआ आएगा। कोमा इज यूज टू सेपरेट 2 एट्रीब्यूट्स। हर एक एट्रीब्यूट को कैसे सेपरेट किया गया है, कोमा की हेल्प से। यहाँ देखिए आप, जैसे ही एक कॉलम की डिटेल हमने डाली, उसके बाद कोमा लगाया हुआ है, फिर दूसरा कॉलम, फिर कोमा, फिर तीसरा कॉलम, फिर कोमा, फिर चौथा कॉलम, कोमा, और जब लास्ट कॉलम, लास्ट ये तो कोमा है, कोमा के बाद यहाँ कंस्टेंट दिया हमने, कंस्टेंट देने के बाद लास्ट में हमने सेमीकोलन दिया हुआ है। ये बताता है कि हमारी जो क्वेरी है वो एंड हो चुकी है। द एरो इज एन इंटरेक्टिव कंटिन्यूएशन प्रॉम्प्ट। ये जो है सिर्फ प्रॉम्प्ट सिंबल है। इफ़ वी एंटर एन अनफिनिश स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर हमने कोमा दिया है। सेमीकोलन जब देंगे तभी स्टेटमेंट कंप्लीट मानेगा। शेल विल वांट फॉर अस टू एंटर द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब टेबल। डिस्क्राइब टेबल क्या करता है, किसी भी टेबल का डिस्क्रिप्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है कि उस टेबल में कौन कौन से कॉलम है, किस टाइप की वैल्यू ले रहा है, कोई कंस्टेंट है या नहीं है, सब कुछ ये आपको आउटपुट में शो कर देगा, डिस्क्राइब कर देगा। सो इसके लिए आपको क्या लिखना है, डिस्क्राइब, फिर टेबल का नाम, जिस भी टेबल को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। एंटर जैसे ही आप प्रेस करोगे ये आपके सामने शो हो जाएगी। फील्ड में ये सारे कॉलम होते हैं, फील्ड भी बोलते हैं कॉलम को। तो कौन कौन सी फील्ड है, रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, GUID। टाइप में किस टाइप की डेटा वो ले रहा है, नल है या नहीं है, नल वैल्यू अलाउड है। अगर हमने नॉट नल नहीं दिया है, हमने ना तो इसमें दिया था, ना इसमें दिया, ना इसमें, तो इसलिए यस 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 आ रहा है। रोल नंबर में क्यों नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही प्राइमरी की जो होती है वो नॉट नल कंस्टेंट उसके साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि उसमें आप कोई भी नल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नो आया है, नॉट अलाउड नल वैल्यू। की प्राइमरी की कौन सी है, रोल नंबर, इसलिए प्राइ लिखा हुआ है यहाँ पर। डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट कोई है नहीं है, कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ हो तो वो यहाँ पर शो होगा। 4 रोज इनसेट, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा। वी कैन यूज़ द शो टेबल स्टेटमेंट्स टू सी द टेबल्स इन द स्टूडेंट अटेंडेंस। स्टूडेंट अटेंडेंस नाम के डेटाबेस में हम चेक करना चाहते हैं कि कितनी टेबल्स हमने क्रिएट कर दी है, तो हम क्या लिखेंगे, टेबल्स इन स्टूडेंट अटेंडेंस। सॉरी ये तो लिखा हुआ आएगा आउटपुट में, हम क्या देंगे, शो और टेबल्स। शो टेबल्स आप जैसे ही लिखेंगे तो जो करंटली हमारा डेटाबेस ओपन है उसमें जितनी भी टेबल्स आपने क्रिएट की है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी।
तो ऑलरेडी हमने अभी तक एक ही टेबल बनाई है स्टूडेंट, इसलिए स्टूडेंट टेबल डिस्प्ले हुई है। ऑल्टर टेबल क्या करता है? आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल वी मे रियलाइज दैट वी नीड टू ऐड और रिमूव एन एट्रीब्यूट। हमें ये लग सकता है कि हमें किसी कॉलम को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल करेंगे लाइक ऐड प्राइमरी की टू अ रिलेशन। मान लो हमें प्राइमरी की ऐड करनी है, तो मैं किसकी मदद से कर सकती हूँ? ये ऑल्टर टेबल की मदद से। क्रिएट करने के बाद स्कीमा में कोई भी चेंज करना हो आपको, वो ऑल्टर टेबल की हेल्प से आप कर सकते हैं स्कीमा को चेंज। हम ऑल्टर टेबल कीवर्ड लिखेंगे, देन जिसमें आपको लिखना है, जिस टेबल में आपको चेंज करना है, जैसे गार्जियन में मुझे करना है तो गार्जियन लिखा। ऐड करना है, क्या ऐड करना है? प्राइमरी की, किसको? GUID को, तो प्राइमरी की ब्रैकेट में GUID लिख देंगे और सेमीकोलन दे देंगे। तो अब जो है GUID हमारा प्राइमरी की बन गया है इस क्वेरी के बाद। ऑल्टर टेबल अटेंडेंस में भी मान लो कुछ चेंज किया है, यहाँ पर क्या किया? ऐड प्राइमरी की, किसको? अटेंडेंस, डेट को भी प्राइमरी की बना दिया और रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना दिया। दोनों को मिलाकर प्राइमरी की बनाया है, यानी कि ये कंपोजिट की हो गई है वैसे तो। और जैसे एंटर प्रेस करोगे ओके लिखा हुआ आएगा, तो वो प्राइमरी की सेट हो जाएगी। कोई भी फॉरेन की अगर हमें ऐड करनी है रिलेशन में, तो हम प्राइमरी की जगह पर क्या लिख देंगे? फॉरेन की लिख देंगे और ब्रैकेट में जिस एट्रीब्यूट को आपको फॉरेन की बनाना है उस एट्रीब्यूट का नाम। और रेफरेंसेज, रेफरेंस टेबल, एट्रीब्यूट नेम। रेफरेंसेज लिख के हम रेफरेंस टेबल जिसके साथ हम रिलेट कर रहे हैं उसको, उस टेबल का नाम और फिर एट्रीब्यूट का नेम, दूसरी टेबल के एट्रीब्यूट का नेम। लेट अस नाउ ऐड फॉरेन की टू द टेबल स्टूडेंट। हम स्टूडेंट टेबल में हम फॉरेन की ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड करेंगे और किसको ऐड करना है फॉरेन की तरह? GUID को। विद रेफरेंसिंग इज अ फॉरेन की एंड इट रेफर्स टू एट्रीब्यूट GUID ऑफ टेबल गार्जियन। गार्जियन की GUID से ही रेफर करना है, तो क्या करेंगे? ऐड फॉरेन की, किस में? स्टूडेंट टेबल में हम फॉरेन की ऐड कर रहे हैं GUID को। ऑलरेडी स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की कौन सी थी? रोल नंबर। और GUID क्या बना रहे हैं हम? फॉरेन की। और वो रेफर किसको करेगी? रेफरेंसेस टू गार्जियन। गार्जियन टेबल को रेफरेंस करेगी और कौन से एट्रीब्यूट को? GUID को। एंड लास्ट में हम कर देंगे सेमीकोलन और ये ओके हो जाएगी। ऐड कंस्टेंट यूनिक टू एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट। कोई भी एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट है हमें कंस्टेंट ऐड करना है, बाद में याद आया कि यूनिक कंस्टेंट ऐड करना था, तो हम ये भी ऑल्टर की मदद से कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन ऐड यूनिक कंस्टेंट को हमेशा कंस्टेंट लिखने के बाद यहाँ पर आप कॉलम की हेडिंग लिखना जिस भी कॉलम पर आप कंस्टेंट अप्लाई करना चाहते हो। हम एट्रीब्यूट नेम पर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर सिंटैक्स दिया हुआ है जनरल सिंटैक्स, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम लिखा। लेट्स नाउ ऐड कंस्टेंट यूनिक विद द एट्रीब्यूट GPhone। हम GPhone में यूनिक कंस्टेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? GPhone किस में है? गार्जियन टेबल में है, तो ऑल्टर टेबल गार्जियन टेबल को ऑल्टर करो। क्या ऑल्टर करना है उसमें? क्या चेंज करना है? ऐड यूनिक कंस्टेंट टू GPhone और लास्ट में सेमीकोलन। ऐड यूनिक, जो भी कंस्टेंट आपको अप्लाई करना है वो, और जिस भी कॉलम में अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम और लास्ट में सेमीकोलन लिखना है आपको, और ओके प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। नाउ ऐड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। कोई भी टेबल है, हम चाहते हैं कॉलम और ऐड कर दें इसमें, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड एट्रीब्यूट का नाम और डेटा टाइप, जस्ट ये देना है हमें और ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया है ऑल्टर टेबल, गार्जियन को करना है, क्या ऐड करना है हमें? इनकम का कॉलम और इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी उसमें। इसके बाद मॉडिफाई करना हो कोई डेटा टाइप एट्रीब्यूट का, तो वो कैसे करेंगे? वो भी ऑल्टर टेबल की मदद से करेंगे। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई लिखना है यहाँ पे। मॉडिफाई किसको करना है? एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट का डेटा टाइप, जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद मॉडिफाई कंस्टेंट ऑफ एन एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट का कंस्टेंट हमें चेंज करना हो। व्हेन वी क्रिएट अ टेबल बाय डिफॉल्ट ईच एट्रीब्यूट टेक्स नल वैल्यू ले रहा है एक्सेप्ट फॉर द एट्रीब्यूट डिफाइंड एज प्राइमरी की को छोड़ के बाकी सभी नल वैल्यू ले रहे हैं। सो वी कैन चेंज एन एट्रीब्यूट्स कंस्टेंट फ्रॉम नल टू नॉट नल यूजिंग एन ऑल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, यहाँ पर हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा है किसको? एट्रीब्यूट को, और फिर उसका डेटा टाइप मेंशन कर देंगे और फिर कंस्टेंट थर्ड पैरामीटर यहाँ पर, तो वो नॉट नल हो जाएगा सेट। इसके बाद ऐड डिफॉल्ट वैल्यू टू एन एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट में डिफॉल्ट वैल्यू हमें ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई एट्रीब्यूट, जिस भी एट्रीब्यूट में आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, साथ में उसका डेटा टाइप लिखेंगे, देन डिफॉल्ट और डिफॉल्ट वैल्यू। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, मॉडिफाई एज डेट ऑफ बर्थ, डेट
डिफ़ॉल्ट 2005 और 15, ये डेट बाय डिफ़ॉल्ट आएगी अगर डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं की जाती है, और फिर सेमीकोलन लास्ट में। रिमूव एन एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट को रिमूव करना हो, किसी कॉलम को रिमूव करना हो तो मुझे क्या लिखना है, ऑल्टर टेबल ही लिखना है क्योंकि स्कीमा चेंज हो रहा है। फिर टेबल का नाम, फिर ड्रॉप एट्रीब्यूट, कॉलम को डिलीट करने के लिए ड्रॉप क्वेरी का यूज़ करेंगे, ड्रॉप और कॉलम का नेम और लास्ट में सेमीकोलन, एंटर प्रेस कर देंगे। रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम टेबल, प्राइमरी की को रिमूव करना हो तो क्या करेंगे, वही ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप प्राइमरी की। यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट का नेम नहीं दिया, यहाँ पर प्राइमरी की लिख दिया, जस्ट ड्रॉप के बाद क्या लिख दिया, प्राइमरी की, क्योंकि हर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। इसके बाद ड्रॉप स्टेटमेंट हम समझते हैं। समटाइम अ टेबल इन अ डेटाबेस और डेटाबेस इटसेल्फ नीड्स टू बी रिमूव्ड, या तो हमें टेबल को रिमूव करना हो या डेटाबेस को ही रिमूव करना हो तो वी कैन यूज ड्रॉप स्टेटमेंट टू रिमूव अ डेटाबेस और अ टेबल परमानेंटली फ्रॉम द सिस्टम। हाउएवर वन शुड बी वेरी कॉशियस वाइल यूजिंग दिस स्टेटमेंट एज इट कैन नॉट बी अनडन, इसको हम अनडू भी नहीं कर सकते हैं बाद में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी श्योर हों आप, बिल्कुल श्योर हों तभी आप ये स्टेटमेंट यूज़ करें। ड्रॉप लिखना है टेबल, टेबल को ड्रॉप करना है तो टेबल लिखेंगे, डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो डेटाबेस लिखेंगे, देन टेबल का नाम टेबल के केस में और डेटाबेस का नाम जब डेटाबेस को ही हमें डिलीट करना है। ड्रॉप स्टेटमेंट, यूजिंग द ड्रॉप स्टेटमेंट टू रिमूव अ डेटाबेस विल अल्टीमेटली रिमूव ऑल द टेबल्स विद इन इट, अगर हम डेटाबेस को रिमूव कर रहे हैं तो सारी टेबल्स भी रिमूव हो जाएंगी वहाँ की साथ में। SQL फॉर डेटा मैनिपुलेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने सारी DDL कमांड्स की हैं डेटा डेफिनेशन के लिए जो यूज़ होती हैं। स्कीमा में कोई भी चेंज करना हो, स्कीमा में कोई एट्रीब्यूट ऐड किया, डिलीट किया, अपडेट किया और कंस्ट्रेंट ऐड किए, डिलीट किए, ये सब हमने किया है। अभी तक स्कीमा पे ही हमने वर्क किया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि SQL और DML लैंग्वेज कौन सी है, DML क्वेरी कौन सी है, वो सब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।